हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th आईएससी का चैप्टर 4 प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल हिस्ट्री का। इसमें हम देखेंगे कैसे जो ब्रिटिशर्स की एट्रॉसिटीज़ जब बढ़ने लगती हैं इंडियन सिटीजन्स पे, तो कैसे लोग प्रोटेस्ट करते हैं और क्या क्या मूवमेंट होते हैं कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में। तो इस चैप्टर को समझने से पहले इसका टाइटल हम समझ लेते हैं। कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया पे रूल कर रही थी, उसी रूल की बात हो रही है, उसी टाइम पीरियड की। ठीक है, कॉलोनी जब इंडिया उनकी थी। कॉलोनी मतलब क्या होता है, जब एक बिग पावरफुल कंट्री, कोई बड़ा देश छोटे कंट्री पे जो कि कम पावरफुल है उस पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ले, उसको कॉन्कर करके या कब्ज़ा करके किसी भी वे से। ठीक है, तो ये थोड़ा इलीगल होता है, उसी को कॉलोनियल रूल कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल रूल था इंडिया पे, उसी के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उनके अगेंस्ट क्या क्या प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाए गए इंडिया पे। सबसे पहला है इंडिगो अपराइजिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर हाउ द आउटब्रेक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू इंडियाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हाउ इंडिया वॉज यूज्ड एज स्टोर हाउस फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वर्ड मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत तेज़ी से चल रहा था, जिस पीरियड में, टाइम पीरियड में बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में नई नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी, सेटअप हो रही थी, तो इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज़ शुरू हो गया था। इसका क्या मतलब है कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट करती भी थी वो भी डिक्लाइन होने लगी, वो भी बंद होने लगी, क्योंकि इंडियंस को जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके वो अपने लिए, अपने फैक्ट्रीज़ में, अपनी कंपनी के लिए यूज़ करते थे। तो इंडिया में रॉ मटेरियल्स की भी शॉर्टेज होने लगी। और इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, अब हाथों से कोई भी चीज़ बनाई जाएगी बारीकी से, तो उसका कॉस्ट तो जनरल सी बात है एक्सपेंसिव होगा ही। तो फॉरेन गुड्स जो होते थे, जो मतलब ब्रिटिशर्स अपने फिनिश्ड गुड लाके इंडिया में सेल करते थे, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स से वो थोड़े चीप पड़ते थे इंडियंस को। तो हर कोई सस्ते चीज़ें ही खरीदेगा, उसी की डिमांड करेगा, जिसके वजह से इंडिया में जो कुछ इंडस्ट्रीज़ थी भी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो सब भी डिक्लाइन होने लगा, वो सब भी बंद होने लगा। There was a wide demand for Indian indigo as a dye for coloring cotton fabrics produced in machines. अब उसी टाइम पे एक ऐसा फेज़ चल रहा था कि जब इंडियन इंडिगो का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ब्रिटिशर्स जो थे वो लोग इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन के लिए लोगों को फोर्स करने लगते हैं। एज अ डाई फॉर कलरिंग कॉटन फैब्रिसेस, इंडिगो क्या होता है, एक डाई होता है, ब्लू कलर का एक डाई की तरह इसको यूज़ किया जाता है किसी कॉटन के कपड़ों में या किसी भी कपड़ों में कलर डालने के लिए। तो इसका रिक्वायरमेंट था उनकी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसीलिए इसका यहाँ पे डिमांड स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी इसको बोला जाता है कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए। हैंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिगो वॉज अ ल्यूक्रेटिव ट्रेड। एक्सपोर्ट ऑफ इंडिगो वॉज ल्यूक्रेटिव ट्रेड। व्हाट डज इट मीन? ल्यूक्रेटिव मीन्स एडवांटेजियस। तो इसीलिए इंडिगो का एक्सपोर्ट करना, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड थी, तो डिमांड जिसकी ज़्यादा होगी उसका एक्सपोर्ट करने से प्रॉफिट होगा। इसीलिए उस टाइम पे इंडिगो का जो डिमांड था, उसके वजह से इसको ल्यूक्रेटिव ट्रेड माना जाता था, मतलब एडवांटेजियस, ये फ़ायदेमंद था, ट्रेडर्स को इससे काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। द रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और द प्लांटर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम अमेरिका स्टार्टेड इंडिगो प्लांटेशन इन बंगाल एंड बिहार। सबसे पहले इंडिगो प्लांटेशन की शुरुआत कहाँ पे होती है? बंगाल और बिहार में इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट होता है। वहाँ पे इसको कौन करते हैं? जैसे कंपनी के, मतलब कंपनी कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिटायर आर्मी ऑफिसर्स थे, उन्होंने शुरू किया इंडिगो प्लांटेशन थोड़ा करना बंगाल और बिहार में। और जो लोग अमेरिका से इंडिया में माइग्रेट होकर आ गए थे किसी रीज़न से, तो वो सब कल्टीवेशन का स्टार्टिंग करते हैं बंगाल और बिहार में। और इसी के बाद एज द न्यू एक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंटाइटल देम टू परचेज लैंड, दे यूज टू बाय लैंड इन विलेज एंड स्टार्ट इंडिगो प्लांटेशन एंड एंजॉय प्रॉफिट एज ज़मींदार। तो जो एक नया कानून बना था, गवर्नमेंट का एक एक्ट था कि वो लोग को अलाउ कर दिया गया था कि अमेरिकन्स जो माइग्रेट करके आए हैं बाहर से, और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, वो और कोई भी ज़मीन खरीद सकता है वो लोग में से। और उसी ज़मीन पे फिर वो लोग ऐसा करने लगे, लैंड परचेस करने लगे। इंडियन लैंड को गांव में ख़रीद लिया करते थे, क्योंकि वो रिटायर आर्मी ऑफिसर हैं तो थोड़े रिच तो होंगे ही,
और वो लोग फिर इंडियन विलेजेस में इंडिगो प्लांटेशन का सेटअप करते अपना, और उससे खूब प्रॉफिट एज अ ज़मींदार कमाते थे। पीजेंट्स वर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन लैंड इंस्टेड ऑफ पैडी और वीट। ये लोग जब कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं और जब डिमांड इंडिगो की ज़्यादा बढ़ती है, तो जो हमारे यहाँ के पीजेंट्स थे, किसान थे, फार्मर्स, उनको भी फोर्स किया जाने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उन्हें भी फोर्स करने लगे कि अब आपको भी इंडिगो ही कल्टीवेट करना है, इंडिगो की ही खेती करनी है। पैडी मतलब धान, और गेहूँ, वीट, इन दोनों की खेती आपको नहीं करनी है। ऐसा उनको फोर्सफुली करवाया जाने लगा। जब पीजेंट लिव्ड विथ हिज फैमिली बाय ओके, तो पहले क्या होता था कि कुछ किसान, अब कम ज़मीन है, उतना ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो बहुत से लोग बस सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे अपना घर चलाने के लिए, कि थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए चीज़ें उगा लिया करते थे, और बहुत से लोग उसी से बेच के पैसे कमाते थे, बहुत से किसान। लेकिन अब इन्होंने उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। पीजेंट जो अपने परिवार के साथ रहते थे, अपने ज़मीन पे चावल उगा के खाते थे, अब उनको मजबूर किया जाने लगा कि नहीं, अब चावल नहीं उगाओगे, अपने लिए उनको प्रॉब्लम होगी ना अब तो। इसीलिए उन्होंने बोला इंडिगो के सीड्स उगाओ इंस्टेड ऑफ पैडी। धान भी नहीं लगाना है, पैडी का कल्टीवेशन भी नहीं करना है, आपको इंडिगो का सीड्स लगाने अपने खेतों में। तो पीजेंट्स इस वजह से, जो किसान होते थे, उनके घर फूडलेस हो जाते थे, मतलब उनके घर पे खाना ही नहीं मिलता था खाने को, बहुत मुश्किल से उनका लाइफ बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उनके पास। दिस वॉज सीरियल प्रॉब्लम टू देम। तो अब जब किसानों को खाने को नहीं मिलेगा, उनकी फैमिली को खाने को नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है फेमाइन की वजह से डेथ हो जाएगी किसी की, और बहुत सब प्रॉब्लम में ही रहेंगे। इसी वजह से यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखी है कि एक सीरियस गंभीर प्रॉब्लम बन चुकी थी सबके लिए। सेकेंडली, दिस इंडिगो प्लांटर्स वर रूथलेस मैन विदाउट ऑनेस्टी एंड कॉन्साइंस। अब ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को लगाया जाता था इंडिगो कल्टीवेशन करवाने के लिए खेतों में, कि किसानों से फोर्सफुली करवाओ, ऐसे वो लोग बहुत रूथलेस मैन हुआ करते थे, मतलब बहुत क्रूअल नेचर के होते थे, उनके अंदर कोई ईमानदारी नहीं थी और कोई कॉन्सेंस, मतलब समझ, ठीक है, इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है, तो वो सब नहीं थी। वो सब बहुत रूथलेसली, बहुत क्रूएलिटी के साथ बिहेव करते थे इंडियन पीजेंट्स को। दे रिगार्डेड इंडिया एज देयर कॉलोनी एंड इट्स पीपल एज देयर स्लेव्स। ये ब्रिटिशर्स तो हमेशा से ही मानते हैं कि इंडिया उनकी कॉलोनी है, तो वैसे ही इंडिगो प्लांटर्स जिनको ये काम दिया जाता था, वो भी खुद को ऐसा समझते थे कि उनका इंडिया जो है उनका कॉलोनी है, और वो यहाँ के लोग उनके गुलाम हैं। दे रिसॉर्टेड टू एवरी फोर्स ऑफ फॉर्म ऑफ ट्रैकरी विद द पीजेंट्स। और इंडिगो प्लांटर्स बहुत, जितना लेवल का गद्दारी वो कर सकते थे, धोखा दे सकते थे किसानों को, इंडियन पीजेंट्स को, वो उस हद तक जाते थे। मतलब कभी कभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते थे उनको वो लोग फॉलो नहीं करते थे इंडिगो प्लांटर्स। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती करके, अगर 2.5 बीघा किसी की ज़मीन है तो उसको 1 बीघा ही काउंट करते थे, उतना ही peasants to sign contract by paying advance and force the peasant to sell the indigo to them at the lowest rate. इंडिगो प्लांटर्स पीजेंट्स को, किसानों को बहुत फोर्स किया करते थे, उनको फोर्सफुली उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे, एडवांस पे करने को उनको बोलते थे कि आपको एडवांस में ही पैसे दे के उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते, उनसे लेके एडवांस में पैसे, और उनको फोर्स करते कि आपको इंडिगो जो है हमको बहुत कम दाम पे देना होगा। जैसे मान लो कुछ भी पैसे लगा के पीजेंट ने इंडिगो की कल्टीवेशन की, तो उसको भी तो थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो इंडिगो प्लांटर्स उससे ख़रीदते थे इंडिगो बेचने के लिए, तो बहुत कम दाम पे ख़रीदते थे, जितना पीजेंट का खर्चा हुआ है उतना भी उसको नहीं मिलता था रिटर्न में। इफ़ द पीजेंट रिफ्यूज़ टू कल्टिवेट इंडिगो ही वॉज फिजिकली टॉर्चर। अगर किसी किसान ने मना कर दिया कि मुझे इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं करनी है, तो उसको फिज़िकली, शारीरिक रूप से उसको टॉर्चर किया जाता था, उसको मारा पीटा जाता था। कूटी मतलब इंडिगो फैक्ट्रीज़ को ही कहते हैं, इंडिगो की एक फैक्ट्री जहाँ पे होती थी वहाँ पे ले जाके उनको बंद कर दिया जाता था बिना खाना पानी के, मतलब बहुत बुरी तरीके से उनको सताया जाता था, परेशान करते थे। उनके घरों पे भी अटैक कर देते थे प्लांटर्स के जो गार्ड्स होते थे। और वुमेन वर डिसऑनर्ड, उनकी औरतों के साथ भी बहुत बदतमीजी से वो लोग पेश आया करते थे। द पीजेंट ऑफ बंगाल बिकेम एक्सट्रीमली हेल्पलेस एंड रैश। तो इसी वजह से जो बंगाल के किसान थे बहुत ज़्यादा बेचारे मजबूर हो गए थे, बहुत उनकी कंडीशन जो थी एकदम दयनीय हो चुकी थी। द लोकल ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी डिड नॉट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द जुल्म।
और जो कंपनी के लोकल ऑफिसर्स भी हुआ करते थे, अब किसान दुख में थे, प्रॉब्लम में थे, तो वो प्रॉब्लम लेके अपनी पुलिस के पास जब जाया करते थे या कोई ऑफिसर्स के पास जाया करते थे, तो वो लोग भी उनको नहीं, उनके जुल्म से बचाते थे। इंडिगो प्लांटर से बचाने के लिए ऑफिसर्स भी कुछ नहीं किया करते थे, क्योंकि वो लोग अपने कंट्री मैन, अपने देश के लोगों को ही सिंपैथी रखेंगे ना, इंडियन के साथ उनकी सिंपैथी तो होगी नहीं, इसीलिए। और फिर क्या है नेक्स्ट, इन द लोकल लॉ कोर्ट द नेटिव जज वर नॉट इंटाइटल्ड टू ट्राई यूरोपियन अक्यूज्ड। और लोकल जो कोर्ट्स में भी अगर कोई किसान कोर्ट में सूट फाइल करता, कोर्ट में केस करता किसी यूरोपियन प्लांटर के खिलाफ, तो जजेस भी उस यूरोपियन को क्या बोलते हैं, अक्यूज्ड नहीं मानते थे, उसकी गलती, उसका आरोप नहीं एक्सेप्ट करते थे, उसको निर्दोष साबित करके छोड़ देते थे। सो द प्लांटर एस्केप विथ इम्प्यूनिटी आफ्टर परफॉर्मिंग एवरी फॉर्म ऑफ टिरनी। तो इसीलिए जो प्लांटर्स थे वो हर तरीके का बुरा से बुरा अत्याचार करने के बाद भी वो हमेशा बच जाया करते थे। द पीजेंट एट फर्स्ट सेंड मास पटिशन टू कंपनी गवर्नमेंट। अब जब किसान बहुत ऑफिसर से भी कह के थक गए, कोर्ट में भी जाके उनको कोई न्याय नहीं मिला, तो वो अब पेटिशन शुरू करते हैं लिखना कंपनी की, सरकार की, गवर्नमेंट को, कि इंडिगो प्लांटर्स उन पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, सारी बातें वो अपनी बताते हैं। पेटिशंस को भी गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है, पेटिशंस को भी ध्यान नहीं देती है सरकार बिल्कुल भी। A few local जमींदार दिगंबर एंड विष्णु चरण विश्वास ऑफ नाडिया डिस्ट्रिक्ट गिव लीडरशिप। अब कुछ लोग थे, लोकल जमींदार थे, गांव विलेज लेवल के कुछ 2-3 जमींदार थे, जैसे दिगंबर, विष्णु चरण विश्वास, ये लोग नाडिया डिस्ट्रिक्ट के थे, तो बंगाल के ही नाडिया डिस्ट्रिक्ट के ये दोनों लोग थे। इन दोनों लोगों ने जो पीड़ित पीजेंट्स थे, सफ़रिंग पीजेंट्स थे, दुख में थे, प्रॉब्लम में, उनको इन्होंने लीडरशिप दी। इन्होंने एक बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया इंडिगो प्लांटिंग का, कि इंडिगो की जो खेती है अब उसको हम नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। एंड रिमेन्ड फर्म बिफोर टॉर्चर एंड विलनी ऑफ प्लांटर्स। और ये कितना भी प्लांटर्स ने इन्हें टॉर्चर किया, इनको सताया, विलन जैसा बिहेव किया, लेकिन इन दोनों लीडर्स ने अपना जो डिटर्मिनेशन था कि इस इंडिगो प्लांटेशन को ख़त्म करवाना है, उसको नहीं छोड़ा। हर चीज़ों को इन्होंने सहा और लीडरशिप अच्छी प्रोवाइड की। फॉल्स लॉसूट फॉर ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट। और जो प्लांटर्स ने इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगाए इन लीडर्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़े हैं या कुछ भी, उनके भी अगेंस्ट ये लोग एकदम फर्म और डिटरमाइन होके खड़े रहें, अनडॉन्टेडली, ठीक है, डरे नहीं। The peasants carried in general non-violent protest movement and went to prison voluntarily। तो किसान उस टाइम पे ज़्यादातर यही फेमस ही था, नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये सब। किसान उस टाइम पे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट करते हैं, हिंसा मतलब नहीं करते हैं, और प्रोटेस्ट मूवमेंट जारी रखते हैं, और जिस वजह से उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जेल में भी डाल दिया करते थे, तो किसान अपनी इच्छा से जेल भी चले जाया करते थे। द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड। तो अब बॉयकॉट मूवमेंट धीरे धीरे जब एक जगह शुरुआत होती है, तो सबके अंदर थोड़ा सा एंथुसियाज़म आता है कि हमको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबको मन में होप आता है। सब लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बंगाल के मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो 1860 तक ये मूवमेंट बंगाल के बहुत से डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हो जाता है। मीनवाइल अ सेक्शन ऑफ एजुकेटेड यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स स्टूड फॉर द होपलेस पीजेंट्स। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पैट्रन एंड बेनिफैक्टर ऑफ इंडिगो पीजेंट्स वॉज हरीश चंद्र मुखर्जी। अब इसी टाइम पे और भी लोग सामने आते हैं लीडरशिप देने के लिए, जैसे हरीश चंद्र मुखर्जी बहुत अच्छे इंसान थे, फेमस एडिटर थे, बेनिफैक्टर मतलब लोगों की भलाई चाहने वाला। तो इंडिगो पीजेंट की वो काफ़ी भलाई चाहते थे, फेमस एडिटर थे उस टाइम पे, जर्नलिस्ट भी थे, एक हिंदू पैट्रियट का जर्नल था, उसके जर्नलिस्ट भी थे, और बहुत ही न्यूट्रल और बोल्ड इंग्लिश जर्नल थी ये हिंदू पैट्रियट जो थी, तो इसके वो जर्नलिस्ट थे, ये लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। हरीश मुखर्जी कई सारी आर्टिकल्स छापते हैं, लिखते हैं, जिसमें सब बताते हैं कि प्लांटर्स कितना टिरनी कर रहे हैं, कितना अत्याचार कर रहे हैं, और उसमें पूरा फैक्ट और पूरा डाटा मेंशन करते हैं, जिससे सरकार सब कुछ सुने और समझे। तो गवर्नमेंट वाज मूव्ड बाय हिज आर्ग्यूमेंट। तो इनकी इस आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ के गवर्नमेंट को मानना पड़ जाता है बात। गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं काफ़ी सही है, क्योंकि उन्होंने पूरे डाटा के साथ सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट किया। मीनवाइल दीनबंधु मित्र, अनदर एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, कंपोज्ड अ बंगाली ड्रामा नेम्ड नील दर्पण। ये ड्रामा बहुत बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, इसको आप याद रखेंगे।
तो यहाँ पे हरीशचंद्र मुखर्जी लीडरशिप देते हैं, उन्हीं के साथ दीनबंधु मित्र भी एक आते हैं जो कि काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे। ये भी बंगाली ड्रामा इन्होंने कंपोज़ किया, बंगाली में ड्रामा बनाया जिसका नाम दिया नील दर्पण, जिसमें इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से जो प्लांटर्स अत्याचार करते थे लोगों पे, टॉर्चर करते थे, जुल्म करते थे गरीब लोगों पे, उन सबको शो किया अपने ड्रामा के थ्रू, लोगों को बताया। नील दर्पण की वजह से ही जो एजुकेटेड पढ़े लिखे बंगाल के लोग थे और जो पूरी जनता थी बंगाल की, वो सिस्टम के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गई। उनको उनकी आंखें खुली कि नहीं, ये सब बहुत गलत हो रहा है, और सब ने तब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ड्रामा नील दर्पण वॉज मेड बाई ग्रेट पोएट माइकल मधुसूदन दत्ता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील दर्पण जो ड्रामा था ये बंगाली में था ना, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्ता ने, एक बहुत अच्छे पोएट थे, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था, तो इसको याद रखिएगा। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द नेम ऑफ ह्यूमनिस्ट बाइशॉप जेम्स लॉन्ग। मतलब ये जो नील दर्पण था, इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसका नाम, इस ड्रामा का नाम क्या दिया गया इंग्लिश में? ह्यूमनिस्ट बिशप जेम्स लॉन्ग, ऐसे इसको नाम दिया गया। द प्लांटर्स अक्यूज बिशप लॉन्ग इन द कोर्ट एंड ही वॉज फाइन्स ₹1000 काली प्रसन्न सिन्हा ने पेड ऑफ द फाइन। तो अब जेम्स लॉन्ग कौन है? एक पर्सन, बिशप लॉन्ग जो थे, उनको 1000 फ़ाइन देना पड़ा था। उनको भी, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनको इलीगली फंसाया गया था, ठीक है, जो जुल्म उन्होंने किया नहीं था, गलती की नहीं थी, उसके लिए उनको फंसाया गया था। तो काली प्रसन्न सिन्हा ने, एक लॉयर थे और इन पढ़े लिखे ज़मींदार भी थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनका फ़ाइन भरा था। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे इन्होंने नील दर्पण को पब्लिश किया, ट्रांसलेट करके, मधुसूदन दत्ता ने। यही है नील दर्पण के बारे में। सच एजिटेशन वॉज फाउंड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अब इतना जब लोग एजिटेशन करने लगे, इतना प्रोटेस्ट करने लगे, तो सरकार का ध्यान, तो ऑब्वियस ही बात है सरकार ने तब ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि सब सरकार के ख़िलाफ़ बोलने लगा था उस टाइम पे। तो गवर्नर ग्रांट जो थे वो थोड़ा अलार्म हो गए, सावधान हो गए, और उनको समझ में आया कि संथल रिबेलियन का अभी संथल ट्राइबल कम्युनिटी एक थी, तो उन्होंने काफ़ी स्टॉन्चली, बहुत बहादुरी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बार रोका था और रिबेल किया था, प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ़, और अच्छे से लड़ा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहली बार हराया था उन्होंने, संथल ट्राइबल के लोगों ने। तो गवर्नर ग्रांट को याद आता है कि जब एक कम्युनिटी राइज़ होकर हमको इतना बुरी तरीके से डिफ़ीट की थी एक बार, वैसा सिचुएशन फिर से ना हो जाए, जिस तरीके से लोग अभी से फिर से हमारे खिलाफ़ हो रहे हैं। तो उन्होंने एक घोषणा जारी की, एक प्रोक्लेमेशन दिया कि कोई भी किसान को उसके इच्छा के खिलाफ़, अगर उसका मन नहीं है तो उससे इंडिगो की खेती नहीं करवाई जाएगी, फोर्स उसको नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने डिसीजन दिया। द गवर्नमेंट ने अपॉइंटेड इंडिगो कमीशन टू रिकॉर्ड कंप्लेंट ऑफ अफेक्टेड पार्टीज़। गवर्नमेंट ने एक इंडिगो कमीशन भी बैठाई कि जो भी लोग, जो भी किसान इस प्रॉब्लम से परेशान है, इनके अत्याचारों से प्लांटर्स के, उनके कंप्लेन को सुना जाएगा। दिस वॉज अ सफिशेंट करेक्टिव स्टेप to restrain the planter who shifted their plantation from Bengal to Bihar and UP. The Blue Mutiny और इंडिगो मूवमेंट was mass civil disobedient movement. तो ये जो इंडिगो मूवमेंट था ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डिसीजन लोगों के फेवर में आ चुका था। और ये मूवमेंट कैसा मूवमेंट था? मास सिविल डिसोबीडियंस, मतलब बहुत जनता इसमें इन्वॉल्व हुई, बहुत सारे लोग इसमें आते हैं मूवमेंट में। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि गवर्नमेंट की बातों को न मानना। तो ये एक इस तरह का आंदोलन था। वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज मूवमेंट एंड सेक्युलर इन कैरेक्टर, ये बहुत स्टार्टिंग का मूवमेंट माना जाता है। हिंदू एंड मुस्लिम पीजेंट्स वर ऑल यूनाइटेड, सब कोई एक, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम और भी किसी कास्ट के लोग उस टाइम पे रिलीजन के थे, तो सब मिलजुल के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इस मूवमेंट को सेक्युलर भी कहा जाता है नेचर में। सेक्युलर मतलब कि जो कि जिसमें रिलीजियस डिफरेंसेस ना हो, भेदभाव ना हो धर्म के आधार पे। तो ऐसा इस मूवमेंट में देखने को सब कुछ मिला। सो इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे मुंडा अपराइजिंग एंड डेक्कन राइट्स, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इतना जितना मैंने अभी तक बताया इस पार्ट में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। एंड टिल देन बाय बाय।